नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो 8 क्लास के लिए फोर्थ चैप्टर है धातु और अधातु, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम पूरे चैप्टर का सबसे पहले सार निष्कर्ष है वो पढ़ेंगे और आपके चैप्टर में अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो साथियों, अभी फ़िलहाल आपकी साइंस की और एसएसटी सोशल साइंस की क्लासें हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जैसे भी आपको क्लासें मिल रही है आप इनको पढ़ते रहिए। मैं आपको यहाँ पे पूरा मैटर है वो बताता रहूँगा जो आपका एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या फिर आपके मिड टर्म टेस्ट वगैरह होते हैं, हाफ ईयरली परीक्षाएं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं आपका जो चैप्टर है धातु और अधातु। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करेंगे धातुओं के बारे में कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। तो सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चमकने वाली जो चीज़ें होती है उनको क्या बोला जाता है, तो उनको हम धातु बोल सकते हैं, जबकि अधातुओं में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि सामान्यतः धातु अघात वर्धनीय और तन्य होती है, अधातु नहीं होते हैं। मतलब जो धातु होती है, धातु मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपकी धातुएं हैं। तो ये क्या होती है, अघात वर्णीय हो और तन्य होती है। मतलब इनको अगर पीटे तो ये पतली चादर में परिवर्तित हो सकती है, मतलब ये टूटेगी नहीं, जबकि अधातु है वो इस प्रकार से नहीं होती है। आगे देखिए, सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है लेकिन अधातु नहीं। मतलब जो धातु होती है, जैसे आपने पढ़ा, अभी हमने बात की, लोहा हो गया, तांबा हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आपने देखा लोहे के अगर करंट आ रहा है और अपना हाथ लग गया तो करंट आ जाता है ना, तो बस वही है कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि अधातु जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आपका एग्जाम में आता है साथियों कि निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है या धातु क्या है। तो बस ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, लोहा मान लीजिए, लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, इस तरह से पत्थर। तो इसमें से आपको बताना होगा कि विद्युत की चालक कौन है और कुचालक कौन है। तो बस सीधे सीधे आपको पढ़ते जाना है। बाकी कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब कुछ धातुएं इस प्रकार से होती है, अगर उनको जल में मिला दें हम, मान लीजिए आपने जल एक पानी का ले लिया गिलास और उसमें जो धातु ऐसी है जो कि अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, उनको अगर मिला दे तो वो क्या करेगी, एक रिएक्शन करेगी। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु मतलब लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये अगर आप जल में इसको डालेंगे तो किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होंगी, ये उसमें ऐसे कैसे पड़े रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। सामान्य दहन करने पर धातु ऑक्सीजन के से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ जला रहे हैं तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वह चीज़ जलेगी नहीं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और साथ ही साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे, सारे प्रकृति के भी वो होते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। वो आपने पढ़ा है, इस प्रकार से मैं बात करूँ, यानी कि ये होते हैं आपके अम्लीय और ये होते हैं आपके क्षारीय। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक इसको इस प्रकार से बांटा जाता है, अम्ल और क्षार को। तो 7 से जो कम, जिनकी पीएच स्केल में आपने पढ़ा है पीएच स्केल के बारे में, तो पीएच स्केल 7 से कम अम्लीयता दर्शाता है, मतलब वो खट्टे चीज़ें होती है। जबकि 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो क्या होती हैं, आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब उनमें मतलब खारापन होता है। जबकि 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे कि हम बात करें वर्षा का जल, आसूत जल जिसको हम बोलते हैं, सीधा सीधा आपका प्रश्न पढ़ ऐसे कैसे आता है साथियों कि आसूत जल क्या है, तो वह क्या होगा, आपका उदासीन होगा। आगे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आमतौर पर अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधिक अभिक्रिया धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिकों से जलीय विलयन में स्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे या इसका सार हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे निम्नलिखित में से जिसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, तो कौन सी चीज़ है, तो वो है आपकी जिंक। साथियों, इस बार जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगा था 8 क्लास का,
उसमें ऐसे के ऐसा आपका प्रश्न उठ के आया था कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसमें से इस प्रकार के प्रश्न आपके आए थे, जिसका आंसर जिंक है। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन आपको बताना है कि सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्य धातुएं तन्य होती है, या कुछ धातुएं तन्य होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है, सामान्य धातुएं तन्य होती है। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। फास्फोरस बहुत किस प्रकार का अधातु है। तो ये क्या है, सक्रिय अधातु है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सक्रिय, मतलब किसी भी धातु के साथ अगर इसको मिलाते हैं अपन फास्फोरस को, तो वह बहुत तेज़ी से क्या करता है, क्रिया करता है। आगे देखिए, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अभी अभी हमने बात की कि जो धातुएं हैं, धातुएं वो क्या करेंगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो भी आपका ऊष्मा है उसको क्या करेंगी, वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोहे की चीज़ आप ले लीजिए, अगर आप आग जल रही है, ठीक है, यहाँ पे हम आग जला लेते हैं इस प्रकार से। अब आप उस लोहे की कोई चीज़ है इतनी बड़ी, यहाँ पे रोड है, अब अगर आप इसको यहाँ से गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, वो आपने जो हाथ में पकड़ रखा है वो वहाँ तक गर्म हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, सुचालक बोला जाता है। अगर यहीं पे आप लकड़ी को ले पकड़ के रखिए, ठीक है, तो वो गर्म नहीं होगी। यहाँ पे आपने यहाँ पे आग, मान लीजिए किसी प्रकार की कोई चीज़ जल रही है, उसको आप उथल पुथल कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो यहाँ से लकड़ी से कर रहे हैं, तो आपने जो पकड़ रखा है दूर वाला डंडा, वो वहाँ से गर्म नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना है, इससे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है या नहीं होती है। क्या बताया मैंने, एक तो लकड़ी का एग्जाम्पल और एक कोई भी धातु, मान लीजिए लोहा ले लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगला, आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये आपको ऐसे कैसे याद करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्या है, धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सही है उसके आगे आपको टी का चिन्ह लगाना है और गलत के आगे एफ का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, पहला है सामान्य धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब फाल हो गया। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये तो बहुत सही बात है। सोडियम दोस्तों, आपको जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप जब लैब में काम करेंगे, केमिस्ट्री की लैब में, वहाँ पे आपको सोडियम दिया जाएगा। अब आपका ये भी क्वेश्चन है कि सोडियम जो धातु है उसको केरोसिन में क्यों रखा जाता है। बस यही कारण है कि सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ में और जो पानी है, द्रव जो चीज़ें हैं, उनके साथ अगर उसको हम मिलान करते हैं, मैच करते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या करती है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है और आग लगा देती है। इसीलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ये लाइनें दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है। 100% जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रश्नों को, वो ऐसे के ऐसे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगला देखिए, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक स्थापित होता है, तो ये क्या है आपका गलत बात है। कोयले को खींच कर तारे प्राप्त की जाती है, नहीं। कोयले को कभी खींच कर तार बना सकते हैं क्या, नहीं, नहीं बनाया जा सकता, वो तो टूट जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे एक सारणी दी गई है आपको, ठीक है, इसमें आपको धातु और अधातुओं के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए पूरी सारणी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, दिखावट। अब देखिए, पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, धातुएं चमकदार होती है। हमने पहले ऊपर जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। और सभी, मतलब पारा जो होता है, आपने देखा होगा कि जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें जो पारा भरा होता है वो द्रव अवस्था में होता है। वो क्या है, एक द्रव अवस्था में होता है, वो भी एक धातु ही है। बाकी सभी क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। जबकि अधातुएं क्या होती है, सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। द्रव में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है और ठोस अवस्था में भी हो सकती है। मतलब ये धातु और अधातु में क्या है, अंतर यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये प्रश्न दोस्तों 100% आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो और वार्षिक परीक्षा हो, चाहे आपका अगर मान लीजिए कि आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिया है और यहाँ तक आपका टेस्ट लग रहा है, प्रथम टेस्ट हो गया, प्रथम परख हो गया, उसमें ये 100% पूछा जाएगा। आगे देखिए, कठोरता की बात कही जाए तो अधिकांश धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुएं इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लो भाई साहब, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया आपका, क्या कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम। क्या लिखेंगे, सोडियम और पोटेशियम धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है।
देखो कितनी आराम से आपको पर्सन जो बन रहे हैं, अब कितने पर्सन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आपको इनको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए सेकंड अधातु के बारे में क्या बताया गया है। अधिकांश अधातुएं नरम होती है परंतु हीरा प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। अब हीरा दोस्तों क्या है, आपका अधातु कहलाती है, लेकिन ये एक सबसे कठोर चीज़ मानी जाती है। इससे दोस्तों आप बड़ी बड़ी चीज़ों को काट सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अघात वर्धनीयता। धातुएं अघात वर्धेय होती है, इन्हें पीटकर पतली चादरों में बनाई जा सकती है, जबकि जो अधातुएं होती है उनको भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या, वो टूट जाती है। मान लीजिए कि आप अभी अभी हमने पढ़ा कि जो कोयला है, कोयले को आप तोड़ जैसे ही उसको मारोगे तो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा। और कोई बहुत सारी धातुएं ऐसी होती है जिनको आप ऐसे करोगे तो वो टूट के बिखर जाती है, जब अधातुएं सॉरी जबकि धातुएं होती हैं उनको आप पीटोगे तो वो क्या होगी, जैसे पीटते जाओगे वो नरम मतलब पतली बनती जाएगी, पतली बनती जाएगी, पतली बनती जाएगी। ठीक है, ये आपको याद करना है। तन्यता, तन्यता का मतलब हो गया खींचना। किसी चीज़ को आप खींच के तार में बदल रहे हैं उसको तन्यता बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, धातुएं तन्य होती है, इनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। देखो ये बात बोली ना आप, है ना, यूट्यूब पे आप देखना और वीडियो देखते हैं ना आप, तो वहाँ पे देखना कि चांदी की जो चीज़ें बनाई जाती है, सोने की चीज़ें बनाई जाती है, ये क्या है, धातुएं हैं। इनको पतली तार में कैसे बदला जाता है ये वीडियो आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसको आधार पर आपको वो बता दूँगा। यहाँ पे देखिए अधातु तन्य होती है, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। जो अधातु होती है वो टूट जाती है। अब जो चीज़ टूट गई उसका तार कैसे बनेगा भाई, अगर आप उसको खींच रहे हैं तो वो टूट जाती है, टूट जा रही है तो उसका तार नहीं बन पाएगा। आगे देखिए उष्मा चालन। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। अभी अभी हमने बात की थी ना, लकड़ी का और लोहे का एग्जाम्पल लिया था आग से लगा के, वही आपको यहाँ पे याद रखना है। अधातुएं उष्मा की उचालक होती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गई, ये क्या है, अधातुएं हैं। विद्युत चालन, वही बात होगी, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं, रूल यूज़ करते हैं, जो आप साधारण भाषा में बोलते हैं, उसमें जो आप लिखते हैं वो क्या है, आपका ग्रेफाइट है। अगर उसको आप दोस्तों बिजली के बोर्ड में लगा के एक साइड से दूसरी साइड से पकड़ोगे ना तो करंट आ जाएगा, ध्यान रखना, कभी भी ऐसी चीज़ मत करना। अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित के कारण आपको देना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। अब आपने देखा है कि कई बार अपन जैसे खाद्य सामग्री टिफ़िन लेके जाते हैं ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की एक पतली सी क्या होती है, सीट होती है, उसमें अपन खाद्य सामग्री को लपेटते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम धातु अघात वर्णीय है, पानी में रखी खाद्य सामग्री में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे निमज्जन छड़ें धातु से निर्मित होती है क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है और इनमें विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखना है। आगे देखो क्या दिया गया है, कॉपर जिंक को उसके लवण को विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इसका कारण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील की ही कम विस्थापित कर पाता है। अब देखिए अभी अभी हमने एक बात की थी कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, मैंने बताया था ना, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है। धातुएं इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वायु से अभिक्रिया कर जल उठती है, हमने यही बात की थी क्योंकि अगर खाली छोड़ देंगे तो ये जलने लग जाएगी। मिट्टी का तेल इन धातुओं में आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं अपन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इसको दोस्तों आपको 100% याद कर लेना है, 100% आने वाला पर्सन है। आगे देखिए यहाँ पे, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, तो चलिए हम पढ़ेंगे, नहीं, हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है जिससे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर उनके विषैले पदार्थ बनाती है। ठीक है, यानी कि वो क्या करती है, एक सिट्रिक अम्ल होता है जो कि क्या बनाता है, एक प्रकार से अम्लों के साथ अभिक्रिया करके विषैला मतलब जहरीला पदार्थ बना सकता है, इसलिए इनको हम इसमें नहीं रखते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सारणी आपको दी गई है, सारणी को आपको मिलान करना है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है,
गोल्ड एक प्रकार का आभूषण है। आयरन क्या है? मशीनें होती है। एल्यूमिनियम क्या है? खाद्य सामग्री लपेटन है। कार्बन क्या है? ईंधन है। कॉपर क्या है? बिजली के तार है। मरकरी क्या है? थर्मामीटर है। यहाँ देखिए क्या है, क्या होता है जब एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। संबंधित अभिक्रिया के शब्द समीकरण आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डायग्राम के साथ में जो आपकी अभिक्रिया हैं उनके साथ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसको आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए क्या बताया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने पर कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जैसे कि 2H2SO4। ये हमने यहाँ पे डाला, इसमें कॉपर अलग हो गया आपका CSO4 प्लस H2O SO2, मतलब H2 क्या हो गया यहाँ पे आपका जल हो गया, यानी कि जल उसमें से निकल गया, और SO2 आपका सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे अलग निकल गया। ये दोस्तों जब आप ऊपर की कक्षाओं में जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे आप 11th वगैरह में, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी अभिक्रियाएँ। तो अभिक्रियाएँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं हैं। इसके बाद देखिए इनको आप छोड़ सकते हैं। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार की कमी का कारण बता सकते हैं? मतलब पूरा भार था उसमें, मान लीजिए कि 10 ग्राम की चीज़ थी। जब उन्होंने सफाई करवाई, उसकी शुद्धिकरण करवाया, ठीक है, जो गंदगी हो गई थी उसको साफ़ करवाया, तो उसका जो वजन था वो कम हो गया। तो भार में कमी आभूषण में सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। सुनार ने आभूषणों को चमकाने वाल बनाने के लिए उन्हें एक्वोरेजिया दोस्तों क्या होता है, जो अम्ल होते हैं ना उनका राजा कहलाता है ये, है ना, नामक घोल में डाला जाता है, जो कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुम जाती है, और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकने वाली परत निकल आती है। मतलब ऊपर की जो परत आपको गंदी गंदी लग रही थी वो तो घुल के वहीं रह गई उसमें, बाकी नई चमक आपको दिख गई, इसलिए आपको लगता है कि साफ़ हो गई। जबकि आपका सोने की जो चीज़ थी वो क्या हुआ, उसमें घुल के वहीं पे रह गई। इसी प्रकार जो सुनार वगैरह होते हैं वो आपके सोने को चोर लेते हैं, ठीक है। तो ये कारण था यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में पढ़ा और समझने की कोशिश की कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, और क्या इनमें घटनाएं देखने को मिलती है। तो आई होप साथियों आपको धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है वो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, इसके प्रश्न उत्तर है वो बता दिए, तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ अगले दिन। तो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। लगातार आपको क्लासेज जैसे भी मेरे को सूटेबल टाइम मिल रहा है रेगुलर रख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक आध दिन अगर गैप होता है तो आप चिंता ना करें, आपको क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।